गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कठिनाइयाँ अक्सर साधारण लोगों को एक असाधारण नियति के लिए तैयार करती है। तो इसलिए आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो उससे डरिए मत, उसका सामना करिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए और कठिन परिश्रम करिए ताकि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 27 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हर वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को नेशनल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि आखिर क्यों मनाया जाता है। देखिए, हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारत के नागरिकों के बीच सरकारी जवाबदेही के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 2023 में अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के अन्य गणमान्य लोगों ने उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हर वर्ष हम लोग 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसके साथ साथ बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे। हम लोग 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना होगा कि इस दिन 23 दिसंबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को और लेट मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। हाल ही में चर्चित ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात को सम्मानित किया गया ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड से। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रोफेसर वाशनी लार्डेज ने साहित्य और कला के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात को ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड्स GAM जीता है। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड को अरब नोबल के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड के विभिन्न विजेताओं को बधाई दी। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अरब समाज और मानव प्रगति पर अपने प्रभाव के लिए इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में प्रोफेसर वशीनी लारदेज को उन्होंने यूएई के हाईएस्ट ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड्स को द ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड को कहा जाता है अरब का नोबल पुरस्कार। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चविट्टू नाटकम लोक रंगमंच किस राज्य से संबंधित है? चविट्टू नाटकम एक फोक थिएटर है, ये संबंधित है केरला राज्य से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। चविट्टू नाटकम 16वीं सदी की नृत्य नाटक परंपरा जिसकी उत्पत्ति तटीय केरल में हुई और यह भारत पश्चिमी सांस्कृतिक उन्नयन का मिश्रण है। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली ने हाल ही में सुरमय गोथुरुथु से कला के रूप में और उसके कलाकारों को दस्तावेजीकरण किया है। उन कुछ गांवों में से जिन्होंने स्वरूप को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इनके लिए ये पर्व को त्योहार से मनाया गया। चब चबीतु नाटकम मुद्रांकन नाटक कहा जाता है एक तरह से। ये एक प्रकार का ओपेरा है, जबकि चबीटू का अर्थ होता है कदम और नाटकम का अर्थ होता है नाटक। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये फोक थिएटर है, ठीक है। तो चबीटू नाटकम किस फोक थिएटर किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। ये केरला से बिलोंग करता है। ये एक फोक थिएटर है जिसका नाम है चवितु नाटकम। डायरेक्ट स्टैटिक जीके का पार्ट के बन जाएगा करंट अफेयर्स के माध्यम से। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि केरला का फोक थिएटर क्या है, तो चवितु नाटकम। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में खबरों में रही पेंटोइया टैगोरी क्या है? तो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। पेंटोइया टैगोरी एक बैक्टीरिया है। तो आखिर ये न्यूज में क्यों है? तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं के एक समूह ने
पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बैक्टीरिया की खोज की है और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम पेंटोआ टैगोरी रखा गया है। यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाली बैक्टीरिया है जो कृषि में गेम चेंजर साबित होगा। इसने धान, मटर और मिर्च की खेती को बढ़ावा देने की अपार क्षमता दिखाई गई है इसमें। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा बोटनी डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा इस बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसका नाम है पेंटोइया टैगोरी, जो हमारे नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IMO ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास को शुरू किया गया है IOM के द्वारा, जो प्रोजेक्ट वर्क करेगा इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्सों के लिए। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित तरीके से प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है। तो ये प्रवास का मतलब क्या है, जिसको हम लोग माइग्रेशन कहेंगे, यानी वैसे लोग, वैसे भारतीय लोग जो अपने इंडिया को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं कमाने के लिए या फिर स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए, तो उनको सुरक्षा दिया जाएगा इस IOM के तहत, जिसे हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के तहत एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रयास। इस प्रयास के दौरान उन लोगों को, इंडियन वर्कर्स को और स्टूडेंट्स को जो माइग्रेट होकर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, उनको सिक्योर और ऑर्डरली और रेगुलर मैनर में उनकी सहायता प्रोवाइड की जाएगी। प्रयास परियोजना या युवाओं और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना है और विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ये शुरू की गई थी। 1951 में स्थापित ये IOM एक संयुक्त राष्ट्र UN एजेंसी है जो मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा कि IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में आपके संगठन की सदस्यता से किसने इस्तीफा दी है? ओपेक संगठन। ओपेक संगठन की सदस्यता से किसने इस्तीफा दी है? तो राइट आंसर होगा अंगोला। अंगोला कंट्री ने हाल ही में ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से इस्तीफा दिया है। तो जानते हैं आखिर क्यों। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अंगोला ने उत्पादन लक्ष्य पर मतभेद के कारण ओपेक संगठन से हटने की घोषणा की और यह हाल के दशकों में ओपेक छोड़ने वाले मध्यम आकार के उत्पादकों में इक्वाडोर और कतर के साथ शामिल हो गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देश है। तो अंगोला ने उत्पादन लक्ष्य के दौरान उसने बोला कि हम इस कंट्री के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका नाम है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ वो विड्रॉल करना चाहता है। और कौन कौन विड्रॉल किया था? तो इक्वाडोर और कतर, तो इसके साथ ये सम्मिलित हो गया है अंगोला, जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल कर लिया है। एक दशक से अधिक समय से अंगोला गिरते उत्पादन को उलटने के लिए संघर्ष कर रहा था। अंगोला ने तेल उत्पादन सीमा पर असहमति के कारण 16 साल की सदस्यता के बाद ओपेक से अपनी वापसी की घोषणा की। अंगोला लगभग 16 साल तक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और इस वर्ष इन्होंने ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल करने का फैसला लिया। अंगोला 2007 में ओपेक में शामिल हुआ था, लेकिन उत्पादन में कटौती के प्रयासों को लेकर पिछली बैठकों में सऊदी अरब के साथ उसका टकराव हो चुका और इसी के साथ अंगोला विड्रॉल कर चुका है। अंगोला के जाने से ओपेक के 12 सदस्य रह जाएंगे और कच्चे तेल का उत्पादन घटकर लगभग 27 मिलियन बीपीडी रह जाएगा, जो 102 मिलियन बीपीडी विश्व तेल बाजार का लगभग 27% होता है। इससे विश्व बाजार में ओपेक की हिस्सेदारी कम हो गई है, जो 2010 में 34% थी। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि अंगोला एक ऐसा कंट्री है जो तेल उत्पादक के मामले में सर्वाधिक है। तो इन्होंने विड्रॉल कर लिया है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पे भारी गिरावट देखनी पड़ी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट विकलांग का पुरस्कार किससे मिला है? तो राइट आंसर होगा शीतल देवी। शीतल देवी को हाल ही में बेस्ट फीमेल एथलीट्स डिसेबल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीरंदाजी के क्षेत्र में इनको गोल्ड मेडल मिला था, ये पॉइंट्स याद रखना होगा आपको। और इन्हीं को हाल ही में बेस्ट फीमेल एथलीट्स अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। देखिए, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और तीरंदाज शीतल देवी ने पहले दिव्यांग खेल पुरस्कार में
प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जीता और देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए पहला दिव्यांग खेल पुरस्कार शुरू किया गया। और ये किन्हें मिला है? तो फीमेल के क्षेत्र में शीतल देवी को बेस्ट फीमेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाला खिलाड़ी सुमित अंतिल और तीरंदाज शीतल देवी ने पहला डीजल खेल पुरस्कार में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जीता और देश में पहली बार विशेष रूप से अछूतों के लिए पहला अवैध खेल पुरस्कार भी शुरू हुआ है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से। देखिए, शीतल देवी ने चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। उन्होंने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना गया। उन्होंने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए भी ये चुनी गई हैं। तो शीतल देवी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाएंगी। इनको अभी हाल ही में द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा हमारे इंडिया के लिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और लोक कला की सर्वव्यापी बनने के लिए 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 शुरू किया गया है और इसी संस्कृति महोत्सव की थीम रखी गई है उत्तर प्रदेश महोत्सव, हमारी संस्कृति हमारा पहचान। यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव स्थानीय कलाकारों की अपनी प्रतिभा दिखाने और पुरस्कार जीतने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से सांस्कृतिक विधायों और संरक्षित करने की भावना से पूरे राज्य में आयोजित किए जाएंगे और 8 उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 की शुरुआत 26 दिसंबर से की गई है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ये एक कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार से रिलेटेड है पुनौरा धाम परियोजना। तो जानते हैं आखिर पुनौरा धाम परियोजना क्या है? देखिए, बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सीतामढ़ी जिले में स्थित मंदिर परिसर पुनौरा धाम में देवी सीता के जन्म स्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 72 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। पुनौरा धाम को भगवान श्री राम की पत्नी और हिंदू धर्म में पूजनीय देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है। इस पहल का उद्देश्य मिथिला की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। वह क्षेत्र जहां माता सीता का जन्म और पालन पोषण हुआ था, तो पुनौरा धाम को केंद्र के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। मिथिला को महल भी कहा जाता है और इसका उल्लेख बिहार, बंगाल और उड़ीसा के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के राजस्व रिकॉर्ड में किया गया है। उन्होंने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा, जिसका संस्कृत अर्थ में है खाड़ी। उन्होंने उसका नाम जानकी भी रखा, जिसका अर्थ है जनक की बेटी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि 72 करोड़ की लागत प्रोजेक्ट को जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सीता माँ की उनकी जन्मभूमि है, तो उस भूमि का नाम पुनौरा धाम से विकसित किया जाएगा। कहाँ पे बिलोंग करता है? बिहार के किस जिले से? तो सीतामढ़ी जिले से, जहाँ पे सीता माँ का जन्म हुआ था। इसको डेवलप किया जा रहा है एज अ पुनौरा धाम के रूप में। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धार्मिक मामलों के हिसाब से 72 करोड़ की लागत प्रोजेक्ट से इसे डेवलप किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नौकरियों में आरक्षण से बाहर करने की घोषणा की है? तो थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज को और हेमोफीलिया को, इन सब को बाहर किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी एक्सक्लूड फ्रॉम रिजर्वेशन इन जॉब्स। जॉब्स में जो रिजर्वेशन मिलते हैं, तो इन सभी लोगों को इस रिजर्वेशन से बाहर किया जाएगा। तो जानते हैं आखिर क्या है प्रोविजंस। तो केंद्र ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता के रूप में मान्यता के बावजूद थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग और हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी आरक्षण से बाहर करने का निर्णय लिया। सरकार विशिष्ट विकलांगताओं के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान करती है, जिसमें दृष्टि की कुल हानि और कम दृष्टि, सुनने की कुल हानि और कम सुनाई, लोकोमोटर विकलांगता आदि शामिल है।
सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 24 के तहत थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल रोग जैसे रक्त विकार वाले लोग विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के तहत सरकारी भूमिकाओं में नौकरी आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जिन लोगों को ये बीमारी है उन लोगों को बहुत ही खराब न्यूज़ है उन लोगों के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो लोग गवर्नमेंट जॉब में उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट रिवीजन बैच की ओर चलते हैं। 26 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? तो राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, 99th तानसेन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हुआ, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का। क्वेश्चन नंबर 4, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ वीरा मंगाई वेलु नचियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूनेस्को ने किस दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया? तो बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा को नामित किया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में किसने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूएसए के द्वारा एक टीका को विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, हर वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पात मित्रों एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, भारा चुक्की फॉल्स किस स्टेट से बिलोंग करता है? भारा चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम कवर कर रहे थे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में। तो जानते हैं उसके आगे क्रम से। देखिए, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद जो नेक्स्ट शासक आया था गुलाम डायनेस्टी में था वो था मुइजुद्दीन बहराम। मुइजुद्दीन बहराम लगभग 1240 से 1242 एडी तक शासन किया था। फिर था अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद ने 1242 से लेकर 1246 तक शासन किया था। फिर है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने 1246 से लेकर 1286 एडी तक शासन किया। फिर नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1286 एडी तक शासन किया। फिर है मुइजुद्दीन मोहम्मद कैवकाबाद। ये 1286 से लेकर 1290 एडी तक शासन किया। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद जय भारत दोस्तों।